यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे थे, ठीक है। एक यहाँ पर जो पेपर था इसका आंसर राइटिंग का हम लोग यहाँ पर किया था। इसमें देखो जितना भी पेपर होगा उसमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन एक पेपर में हम लोग करेंगे कवर, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको डेली 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कवर करने रहेंगे। डेली आपको 4 क्वेश्चन फॉलो करना है और उनको लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। बाकी मैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझाता रहूँगा कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या आपको करना है, ठीक है। पहला पेपर था आपने यहाँ पर किए होंगे क्वेश्चन, बहुत लोगों ने किए भी थे, भेजे भी मुझे, राइट। आपको भी यहाँ से करने का, देखो यहाँ पर जैसे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, बीपीएससी और यूपी पीसीएस का अगर करते हो तो इन सब में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। GS1 GS2 GS3 ऐसे करके तीनों पेपर की, ठीक है। तो वैसे आपका यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए ज़्यादा फोकस है, और यूपीएससी भी यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी देखे जाएंगे, जैसे कि आपका मेंस का एग्जाम होना है उसमें भी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे टॉपिक यहाँ से, अभी जब पेपर होने वाला है मेंस का तब, ठीक है। और यूपी पीसीएस में भी लास्ट टाइम पे कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ से मेरे पूछे गए थे, जो लास्ट टाइम मैंने आंसर राइटिंग कराई थी वहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करते रहना है, और बीपीएससी के लिए भी आप क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो अपना, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। टिप्पणी लिखेंगे 60 वर्ड में। कैसे? एक यहाँ पर बोला है पहले आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सुश्रुत और भास्कराचार्य और पतंजलि। तो देखो पहले बात यहाँ पर लिखेंगे हम लोग किस में, आर्यभट्ट पे। आर्यभट्ट में दृष्टिकोण क्या बनाएंगे अपना, 60 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो आर्यभट्ट में बताएंगे कि ये क्या है, उत्तर में इन जो व्यक्तित्व हैं उनकी यहाँ पर समयावधि बताओगे कि किस संदर्भ में यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है, ठीक है। इनके मुख्य रूप से इनके योगदान, जैसे कि किस क्षेत्र में योगदान दिया, विशिष्ट कार्य इनके क्या थे, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे आर्यभट्ट के बारे में, ये 5वीं शताब्दी की गणितज्ञ, खगोलविद, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत है। इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम में गणित और खगोल विज्ञान में इनके योगदान का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, ठीक है। आर्यभट्ट के मुख्य योगदान निम्नलिखित हैं, जैसे कि पॉइंट करके लिख दोगे, पॉइंट में नंबर नहीं डालना, सिर्फ पॉइंट आपको छोटा छोटा सा बना देना है, ठीक है। पहले पॉइंट में आप लिखोगे दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया, ठीक है। ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजावली जैसे बीजगणित जैसे विषयों का विकास हुआ था, ठीक है। और शून्य की खोज की थी, इसमें वे पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी का गणना करने में सक्षम भी हुए थे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे पॉइंट, कि उनके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी में घूमती रहती है। अगला पॉइंट में लिखोगे कि सौर और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी किया था इन्होंने, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप नीचे थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखोगे कि विज्ञान और गणित के विकास में उनके विभिन्न योगदान का सम्मान करने के लिए भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन पूरा होगा आर्यभट्ट का 60 वर्ड का। उसके बाद वराहमिहिर का आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं सुश्रुत का बता दे रहा हूँ, ठीक है, करीब 3 में बता दे रहा हूँ, 2 आपको करना है। दूसरा यहाँ पर है, दूसरा तो आपको वराहमिहिर खुद से करना है। तीसरा यहाँ पर है सुश्रुत। ये क्या है, देखो सुश्रुत जो है इनकी समयावधि है ना क्या है, 6 शताब्दी से ईसा पूर्व आसपास जानी जाती थी, और सुश्रुत शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी थे। इन्होंने शल्य चिकित्सा का उपचार कलाओं में सर्वोच्च तथा त्रुटियों में न्यूनतम संभावना वाली विद्या माना है। इनकी रचना सुश्रुत संहिता और उनके महत्वपूर्ण योगदान से जानी जाती है, जैसे कि इनकी विशेष रूप प्लास्टिक सर्जरी और नेत्र चिकित्सा सर्जरी इस क्षेत्र में इसको रेखांकित किया गया, जैसे कि पॉइंट बाई पॉइंट बताओगे आप। जैसे कि इन्होंने एक मनुष्य शरीर की सहायता से मानव शरीर की रचना का अध्ययन किया था तथा अध्ययन के लिए मनुष्य शरीर के चयन और संरक्षण की विधि को विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे यहाँ पर, इन्होंने 1100 से अधिक रोगों का वर्णन किया था। 1100 से अधिक रोग जो थे उनका वर्णन किया था। इन्होंने रोगों के उपचार के लिए 760 से अधिक पौधे का उपयोग भी किया है ना, उसका वर्णन किया है। इन्होंने अगले पॉइंट में शल्य चिकित्सा प्रयोग में किए गए 101 उपकरण के साथ विस्तारपूर्वक चरणबद्ध रूप में सर्जिकल ऑपरेशन का विवरण दिया है, ठीक है। नीचे लाइन छोड़ के आपको लिखना है थोड़ी सी लाइन छोड़ के लिखोगे नीचे कि आश्चर्यजनक रूप से जो सुश्रुत थे इनके द्वारा प्लास्टिक सर्जरी के लिए अपनाए गए चरण आधुनिक सर्जरी होती है उसके समान ही है, ठीक है। आपका पहला हो गया, तीसरा हो गया। अब हम लोग करेंगे पतंजलि, भास्कराचार्य और वराहमिहिर आपको करना है, ठीक है। पतंजलि के बारे में क्या लिखना है आपको, देखते हैं इसको। यहाँ से पतंजलि, इनके बारे में क्या लिखना है आपको, देखो ये पतंजलि के बारे में आपको लिखना है, वही चीज़ इनके बारे में भी लिखना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या बताया था कि इनका दृष्टिकोण में, जैसे कि इनकी समयावधि क्या है ना, इसके संबंध में बताएंगे क्या है, इनके मुख्य रूप से क्या योगदान क्षेत्र में दिया था, कार्य के लेकर क्या है ना, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पतंजलि के बारे में देखेंगे। पतंजलि के बारे में लिखोगे कि विभिन्न स्रोतों के अनुसार पतंजलि किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि ये नाम
एक अधिक व्यक्तियों की ओर संकेत करता था, एक से अधिक व्यक्तियों को संकेत करता था जिन्होंने व्याकरण और भाषा को लेकर योग सूत्र और चिकित्सा तक क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया। ठीक है, नीचे लिखना है आपको, पतंजलि द्वारा पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी पर एक टीका की रचना की गई थी जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। राइट, महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। इसे प्राचीन भारत में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है। इतनी बात आप यहां से बताओगे इसकी। अपने योग सूत्र में पतंजलि ने व्यवस्थित रूप से योग विज्ञान को प्रस्तुत किया और पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग शाब्दिक से अर्थ जो था इसका 8 अवयव ये नामक 8 योग मार्गों का वर्णन किया था और ये सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन के जीने की विधियों के संबंध में दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते थे। पतंजलि द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक प्रमुख कृति की रचना की गई थी। इतनी बात यहां से आप बताओगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 में ये सब पार्ट थे इसके ABCD करके, है ना। बाकी जो मैंने 2 बताया आपको वो लिखने खुद से आपको। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 1929 में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है उसमें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में अति महत्वपूर्ण था। व्याख्या करना है क्यों महत्वपूर्ण था। देखो, क्योंकि इसमें क्या लिखना है आपको, दृष्टिकोण कैसे बनाना है। दृष्टिकोण बनाएंगे तो लिखेंगे लाहौर अधिवेशन से पूर्व की विभिन्न घटनाओं, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, है ना, इस पर संक्षिप्त आप चर्चा कर देंगे। उसके बाद बताएंगे कि जो अधिवेशन है उसमें ऐतिहासिक परिणाम जैसे पूर्ण स्वराज, गोलमेज सम्मेलन, इसका बहिष्कार करना, सविनय विज्ञान आंदोलन इत्यादि को बताएंगे, आप रेखांकित करेंगे क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे इसमें किन घटनाओं के महत्व बताएंगे, क्या इसका महत्व है, ठीक है, उस पर चर्चा कर देंगे। और इन्होंने कैसे स्वतंत्रता संग्राम में नए चरण को चिन्हित किया था ये बताएंगे। इस टाइप से आंसर अपना पूरा होगा। तो देखो, लिखते हैं हम लोग आंसर को अपना। ये दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए कि कैसे पूरा फ्रेम में अंदर लिखना है। 200 वर्ड में कवर करना है आपको आंसर। आप लिखेंगे यहाँ पर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई स्फूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों पर विभिन्न ट्रेड यूनियन का गठन करने और उसका संघर्ष जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न किया था और 1927 में भारत में आए साइमन कमीशन ने असंतोष और अधिक वृद्धि करती थी इसकी। लॉर्ड बर्कनहेड ने राष्ट्रवादियों को एक ऐसे संविधान का निर्माण करने की चुनौती दी थी जो सभी को स्वीकार होगा और इस पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के विशेष महत्व प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कुछ पॉइंट हैं निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप पॉइंट में बताओगे पॉइंट फॉर्म में कि पूर्ण स्वराज की घोषणा। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के अंतर्गत पॉइंट आप लिखोगे। उसके बाद बताओगे प्रतीकात्मक स्वतंत्रता क्या थी इनकी, जैसे कि प्रतीकात्मक स्वतंत्रता में रावी नदी के तट पर पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया गया था और यह भी निर्णय लिया गया था कि भारतीय जनता को स्वतंत्रता आंदोलन के जोड़ने के लिए भारत में सभी कांग्रेसी नेता स्वतंत्रता शपथ लेंगे और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ से गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। ठीक है, इसमें लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे आप पॉइंट पढ़ोगे ना तो इसके हिसाब से लिख सकते हो क्यों बहिष्कार किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे इसके अंदर सविनय विज्ञान आंदोलन का संकल्प क्यों लिया गया था, क्योंकि इसे शोषण के विरुद्ध लोगों को सामूहिक संघर्ष दिशा में पुनर्संगठित करने के लिए अपनाया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे कि सामाजिक विचारधारा की स्वीकृति दी गई थी इसमें। उसमें क्या लिखोगे आपकी जो नेहरू थे उसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न स्तरों में समाजवादी विचारधारा स्वीकृति मिली थी। तो ये सब पॉइंट आपको नोट करने इसके हिसाब से अंदर लिखना है इसके। उसके बाद नीचे लाइन छोड़ के आप लिखोगे इसमें कि 1929 के लाहौर अधिवेशन ने राजनीतिक संघर्ष के एक नए चरण को प्रारंभ किया था और भारतीय राष्ट्रवादियों ने पूर्ण स्वराज की घोषणा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज सम्मेलन है उसके बहिष्कार की रणनीति को अपनाकर सुशासन और स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समर्थन किया था और सविनय विज्ञान आंदोलन ने लोगों के मत चेतना और राष्ट्रवाद की एक नई लहर को नेतृत्व किया था। ऐसे करके आप पॉइंट लिखोगे और आपका आंसर यहाँ से पूरा होगा। जो कुछ पॉइंट मैंने छोड़े हैं वो आपको लिखने पूरा लिख के पूरा करना है आपको आंसर अपना। ठीक है, आंसर अपना भेज भी सकते हो, जो टेलीग्राम आईडी वहाँ पे भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, और एक अपना और चैनल है दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, दोनों से जुड़ो और टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हो। लिंक मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप बताना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, ब्रिटिश शिक्षा नीति आम जनता को शिक्षित करने के लिए वास्तविक सरोकार के बजाय अपनी साम्राज्यिक आवश्यकताओं पूरा करने की इच्छा से अधिक प्रेरित थी। क्यों? विश्लेषण करना है क्यों प्रेरित थी। देखो, दृष्टिकोण क्या बनाएंगे इसमें, दृष्टिकोण बनाएंगे इसमें हम कि अंग्रेजी मानसिकता एक यहाँ पर भारतीय
का पर एक वर्ग सर्जित करने हेतु अंग्रेजी द्वारा भारत की आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ में हम लोग चर्चा कर देंगे क्या है ये। उसके बाद बताएंगे कि शिक्षा को विनियमित करने की कुछ नीतियाँ थीं, है ना, और कुछ अधिनियम थे, जैसे कि चार्टर एक्ट, मैकाले मिनट और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सब थे। एग्जाम्पल में आप दे दोगे सेकेंड पार्ट में। तीसरी बात में आप बताओगे इसमें कि स्वतंत्रता संघर्ष में राजनीतिक जागृति, तर्कवाद और भारत के अतीत की खोज में फ्रांसीसी और रूसी क्रांति की प्रेरणा आदि के संदर्भ में कैसे यहाँ पर देखी गई थी, इनकी चर्चा कर दोगे और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस से पूरा अपना आंसर आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखते हैं। आपको ऐसे स्टार्टिंग में लिखना, भारत में अपने प्रारंभिक 60 वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को व्यापार तक सीमित रखा था और कंपनी के प्रमुख संगठनात्मक पदों को यूरोपियन अधिकारी आसीन थे। उसके पद पर क्या थे, ज़्यादातर यूरोपियन अधिकारी आसीन थे, जबकि कुछ निचले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी। किंतु शासन के भौगोलिक प्रसार के कारण प्रशासनिक पद पर नियुक्ति के लिए यूरोपीय अधिकारियों को निरंतर भारत बुलाया जाना अनुचित और व्यवहारिक था। इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों द्वारा श्वेत नस्ल जो भारत थे उसके सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया था और लोगों की रूढ़िवादिता से मुक्त और शिक्षित करने को लेकर के इनमें कर्तव्य के रूप में प्रचारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा सा लाइन छोड़ के आपको लिखना है कि आधुनिक शिक्षा की प्रारंभ में मुख्य उद्देश्य एक ऐसे वर्ग सृजन का करना था जो रक्त और रंग के भारतीय हों, बल्कि यहाँ पर रुचि, विचार, नैतिकता, बुद्धि से अंग्रेज होने चाहिए। इसे भारतीयों के अधीनस्थ प्रशासनिक पदों पर नियोजित करने के लिए ब्रिटिश शासन की वरीयता प्रदान करने को लेकर साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना था, क्योंकि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा जिनके द्वारा स्थानीय संस्कृति, मूल्यों का निम्न स्त्री वर्ग होने का दावा किया गया था और भारतीयों ने इन भावना का समावेश कर सकती थी कि वे हीन और उनकी विदेशी शक्ति शासित होना चाहती थी। ये पॉइंट आप लिखोगे। अगला पॉइंट आप लिखोगे नीचे लाइन छोड़ के थोड़ा सा लिखना है कि ब्रिटिश शिक्षा नीति की कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत स्वीकृत राशि क्रमशः 1 लाख और 10 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिए गए थे। सेकंड पॉइंट इसी में लिखोगे, मैकाले मिनट 1835 द्वारा किसी भी स्थानीय भाषा के लिए समर्थन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट इसी में लिखोगे कि जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, डाउनवर्ड जो इन्फ्लेशन थ्योरी है, उसका लक्ष्य केवल कुछ भारतीयों को शिक्षित करना था, जिनमें से ब्रिटिश और भारतीय जनता के मत एक संपर्क सूत्र के रूप में काम करने की अपेक्षा मिल गई थी। अगला पॉइंट आपको लिखना है इसी में, क्या लिखोगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को प्रतिबंधित किया, क्योंकि इन्हें क्रांतिकारी कारखानों के रूप में देखा जाता था। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, और एक फिर थोड़ा सा लाइन छोड़ना है, आपको लिखना है कि हालांकि निष्ठावान श्रमिक वर्ग के सृजन संबंधी प्रयास ने भारतीयों की मानसिकता को परिवर्तित कर राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया है। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी आयरिश और रूसी क्रांति से प्रेरित हुई थी। उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को आधार और आधुनिकता के विचार को ग्रहण किया था। शिक्षित भारतीय और स्वतंत्रता के संघर्ष को लेकर के मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह किया था और इसके साथ ही इन्होंने शोषणकारी आर्थिक नीतियों को भी उजागर किया था। ऐसे करके आपका आंसर पूरा होगा ये। ठीक है, तो देखो जो आंसर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ सब पॉइंट आप यूज करो इसमें। एक बार यूज करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार लिखोगे आंसर को, तो क्या होगा, आंसर अपने आप से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को समझा के बताता जा रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ अभी देखो ऊपर वाले जो आंसर लिखा है तो मैंने 2 पॉइंट छोड़े थे, क्योंकि वो आप पढ़ सकते हो, पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, जो कठिन है वो मैं चीज़ों आपको पूरी समझाता जा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में कठिन था तो उसको मैंने ब्रेक करके तोड़ा, उसके बाद आपको बताया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 होगा। हम लोग एक पेपर में 4 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो डेली आपके आप कवर किए जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ से, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के कारणों की व्याख्या करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान पर प्रकाश डालना है। 200 वर्ड का आंसर है, भी 200 शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो आंसर को कैसे ब्रेक करेंगे। पहले बोला कि किस चीज़ को लेकर बात कर रहा है, एक खूंटे में पकड़ के चारों तरफ घूमना है। कौन सा खूंटा क्या है इसमें, देखो आपका जो खूंटा है यहाँ पर ये क्या है, उग्रवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका फ्रेम होना चाहिए स्वदेशी जो आंदोलन है इसके पश्चात उग्रवादी राष्ट्रवाद जो था उसमें कैसे इसका पुनरुत्थान हुआ था उस पर चर्चा करना है। उग्रवादी राष्ट्रवाद क्या था ये भी उससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसकी चर्चा कर दोगे, क्या ये 1920 के दशक में आया था, क्या था। दूसरी बात यहाँ पर है, इसमें बताओगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान बता दोगे। पूछा है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या योगदान है वो बताओगे, और सिंपल सा आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है, जितना हमारा क्वेश्चन बड़ा होता है उतने ज़्यादा पॉइंट हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जितना बड़ा मीन्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना डरना नहीं है, उतना आसान होता है वो। और यूपीएससी क्या करता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन बनाता है,
आपके लिए आसान करता है, वो बड़ा कठिन नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर जितना छोटा होगा उतना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि पॉइंट ढूंढने थोड़े कठिन हो जाते हैं वहाँ से, राइट। अभी जैसे हम लोग को 2 पॉइंट में आंसर खत्म करना है इतना, तो इसमें 2 पॉइंट अगर आप 5-6 पॉइंट है तो और ज़्यादा पॉइंट हम लोग लिख सकते थे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट में कैसे लिखेंगे आंसर। पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि उग्रवादी राष्ट्रवाद ने आरंभिक नरमपंथियों द्वारा विरोध प्रदर्शन हेतु अपनाए गए तरीकों की तुलना में अधिक उग्र तरीकों को अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए चरण का आरंभ किया था, ठीक है, आरंभ किया। और राजनीतिक कार्रवाई हेतु उग्रवादी राष्ट्रवाद की उग्र प्रवृत्ति का उदय 1890 के दशक में हुआ था और 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसने एक ठोस स्वरूप ग्रहण किया था। कब? बंगाल विभाजन के बाद। थोड़ा सा नीचे से लाइन छोड़कर लिखना है थोड़ी सी, इसमें लिखोगे आपकी स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उग्रवादी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण का आरंभ, इसके विकास हेतु उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे, जैसे कि पॉइंट 5 में लिखना है आपको। पॉइंट में लिखोगे, पहला नंबर नहीं डालना है, सिर्फ पॉइंट बना देना छोटा सा, या डैश कर देना है। इसमें लिखना है आपको ब्रिटिश सरकार द्वारा आवश्यक मांगों को भी स्वीकार नहीं किया गया था, अतः इसमें राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों को मध्य अधिक उग्र भावनाएं उत्पन्न हुई थी। सेकेंड पॉइंट लिखोगे आप कि इथियोपिया द्वारा इटली की पराजय कब हुई थी? 1896 में। और बोअर का युद्ध इत्यादि जो थी ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के यूरोपीय अज्ञता के मिथक का अंत हुआ था। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि स्वदेशी आंदोलन के पश्चात उग्रवादी शक्तियों ने नेतृत्वहीन हो गई थी और इन्होंने व्यक्तिगत साहस और हथियारों के माध्यम से कार्यवाही मार्ग का चयन किया था। 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको यहाँ से लिखना रहेगा, और आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो उसमें, ठीक है। और उसके बाद आप लाइन छोड़ोगे, लिखोगे कि जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है ये दूसरे चरण का आरंभ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, युगांतर, अनुशीलन जैसे समूह और तत्पश्चात चटगांव विद्रोह समूह की स्थापना के साथ हुई थी। इन समूहों के गठन का प्रमुख कारण असहयोग आंदोलन की अचानक वापस लेना जाना था, क्योंकि इसमें अनेक लोगों का निराशा उत्पन्न हुई थी और युवा राष्ट्रवादी ने इन अवधारणा को अपनाया था और न केवल हिंसक तरीकों से भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकी, बल्कि इसमें कर्मिक रूप से समाजवादी प्रभाव भी देखे गए थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके क्या योगदान है, योगदान के बारे में बता दोगे। आप लिखोगे क्या? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान, हेडिंग डाल दोगे। उसमें लिखोगे इसने स्वतंत्रता पॉइंट फॉर्म में, इसे स्वतंत्रता संग्राम में निष्क्रिय चरणों का योगदान के दौरान इसमें काफ़ी कार्य किया और ब्रिटिश सरकार के दबाव डालते हुए लोगों को जागृत बनाए रखा था। सेकेंड पॉइंट इसी में लिखोगे कि उग्रवादी राष्ट्रवाद द्वारा सैद्धांतिक स्तर पर, मत प्रचार स्तर पर, कार्यक्रम स्तर पर नई नवीन विचारों को आगे बढ़ाया। अगला, इसने युवाओं को विशेषकर छात्रों और कार्यशील जनसंख्या को स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए आकर्षित किया था, आगे बढ़ाया था, ठीक है। हालांकि उग्रवादी राष्ट्रवाद ने धार्मिक जागरण से प्रेरणा ग्रहण की थी, तथापि उग्रवादी राष्ट्रवादी धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाना चाहते थे। इतना पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद आपका आंसर पूरा होगा। काफ़ी अच्छा आंसर है ना। ब्रेक करके तोड़ के आपको आंसर को अच्छे से लिखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से यूज कर। अब देखो पॉइंट आप अच्छे से कब लिख पाओगे अपने आप से भी, जो मैं बताता जा रहा हूँ वो तो चलो लिखोगे ही, आप अपने मन से पॉइंट भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ वही लिखो, क्योंकि टॉपिक अगर वही है तो वही आंसर लिख सकते हो, लेकिन कुछ पॉइंट अपने भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आपने कुछ बुक में और पढ़ा हो, है ना। तो कैसे लिख पाओगे? जब आप बुक को फॉलो करोगे, बुक पढ़ोगे, तब आप लिख पाओगे। किसी के नोट्स यूट्यूब देख के कि यार यूट्यूब से टॉपिक पढ़ लो आपका हो जाए, नहीं। नोट्स, पर्टिकुलर नोट्स और बुक्स आपको खरीदनी पड़ेंगी। इन सब के टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद आप आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा करने में, कि हाँ कुछ पॉइंट मैंने भी अपने ऐड किए हैं इसमें, है ना। या नहीं ऐड किए, अपने आंसर लिखोगे तो चलो पढ़ोगे अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके हिसाब से देखोगे, सोचोगे कि हाँ चलो मैंने चीज़ें पढ़ी थी, कहीं ना कहीं यूज हुई हैं, तो एक रिकॉल होगा माइंड में, ठीक है। जिस वजह से चीज़ों को, टॉपिक को पढ़ा करो, ठीक है। चारों आंसर आपके हो गए। कुछ मैंने पॉइंट आपको करने के लिए बताए और 2 आपको ऊपर मैंने लिखने के लिए भी दिए थे। कौन से? स्टार्टिंग का पहले वाले, है ना, यहाँ से। और उसके बाद देखो ये हमारा टॉपिक भी होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग टॉपिक भी दे रहे हैं, ये इस टॉपिक पे ही क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, इस सिलेबस दे रखा है पूरा, ठीक है। इस सिलेबस है पूरा इसका, इसके अकॉर्डिंग आप पूरा पढ़ो तो यहाँ से चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। एंड करते हैं यहाँ से इसको। कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, पहले शेयर भी कर चुका हूँ, फिर से शेयर कर देना, उसको डाउनलोड करो और अपने आंसर को अच्छे से लिखो, जो मैं बताता जाऊँ उसको समझो और उसको अच्छे से लिखो आंसर को, ठीक है। प्रैक्टिस करो। बाकी कुछ और डाउट रहेगा, कुछ और पूछना है, कैसे आपको और नहीं समझ आ रहा है कुछ है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, जैसा भी होगा। और देखो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। साथ में जो यूपी पीसीएस से लेकर के इसमें कम से कम 12 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम पे, आप मैच कर सकते हो, पहले यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है वो, ठीक है। तो इस वजह से कहता हूँ जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है।
और बीपीएससी का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें जिसमें मेंस पेपर होता है उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो आंसर राइटिंग की। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।